गंवार और मॉडर्न बहू की करवा चौथ मेहंदी। गोमती खटिया पर पड़ी पड़ी खांस रही होती है कि तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। गोमती बहन घर में हो क्या? घर में ही हूँ पंडित जी, आइए। ये देखो गोमती बहन, जैसा आपने कहा था एकदम वैसी ही शहर की पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता ढूंढ कर लाया हूँ। पंडित जी, आजकल का जमाना पढ़े लिखों का ही है। मेरी बड़ी बहू तो वैसे भी अंगूठा छाप गवार है। कम से कम छोटी बहू शहर की आएगी तो कल को मेरे मर जाने के बाद राजकाज उसे ही संभालना है। हर बार सास के दिए गंवार के ताने रूपा के दिल पर लगते थे, मगर वो उसे भुला देती। गोमती छोटे बेटे आदित्य की शादी शहर की नताशा से पक्की कर देती है और थोड़े ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है, जिसके बाद गोमती का स्वर्गवास भी हो जाता है और नताशा कहती है, आदित्य, मैं हमेशा के लिए इस गांव में नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे इस छोटे से घर में एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ। ना यहाँ कोई फैसिलिटी है ना कुछ। इतने में वहां पर रूपा आ जाती है। मगर देवरानी जी, भले ही शहर के मुकाबले गांव में तरक्की कम है, मगर हम इतने में भी खुश हैं। मगर मैं खुश नहीं हूँ, और सच कहूँ तो मैं नहीं चाहती कि मेरा पति भी आपके गरीब पति की तरह इस गांव में रहकर 100-200 कमाने के लिए दिन भर गधों की तरह मजदूरी करे। अरे कल हमारी फैमिली बढ़ेगी, बच्चे होंगे, तो हम उन्हें सरकारी स्कूल के धक्के तो नहीं खिलाएंगे ना। और नताशा अपनी खुशी के लिए उसका परिवार तोड़कर आदित्य को उसके भाई भाभी से अलग शहर ले आती है, जहां आदित्य अच्छी खासी नौकरी करने लगता है। वहीं मोहन और रूपा गांव में रहकर भी गरीबी में गुजारा कर रहे होते हैं। देखते ही देखते 6 महीने हो जाते हैं। अजी क्या हुआ, खाइए ना। रूपा, आदित्य को शहर गए 6 महीने हो गए। उसकी बड़ी याद आ रही। हमारा घर परिवार टुकड़ों में बिखर गया है। मोहन जी, अगर आपको देवर जी की इतनी याद आ रही है तो चलो उनसे शहर चलकर मिल आते हैं। 2 दिन बाद दोनों शहर जाने का सोचते हैं। अजी चलिए, मैं तैयार हूँ। अरे रूपा, तुम्हारा गला एकदम खाली है। हम शहर जा रहे हैं, कोई अच्छी सी साड़ी पहन लो और थोड़े गहने भी। रूपा अपनी शादी की साड़ी और गहने पहन लेती है और एक दिन के सफर के बाद दोनों शहर आ जाते हैं। छोटे, कैसा है तू? अच्छा हूँ, प्रणाम मोहन भैया। प्रणाम भाभी जी, आइए बैठिए ना। नताशा, देखो तो गांव से मेरे भैया भाभी आए हैं, चलो चाय नाश्ता बना दो तो। लाती हूँ। एक दिन शहर में ठहरने के बाद अगले दिन वो गांव वापस आते हैं। तभी नताशा घमंड में कहती है, आदित्य, तुमने देखा ना, तुम्हारी गवार भाभी अपने 2 कौड़ी की नकली गहने दिखाकर मुझे कैसे जला रही थी। मगर मेरे पास खरे सोने के असली गहने हैं, वो भी उनसे 4 गुना ज्यादा। ऐसे ही समय बीतता है और करवा चौथ आ जाता है। आदित्य, क्यों ना हम दोनों करवा चौथ पर गांव चलें? तुम तो जानते हो, शादी के बाद ये मेरा पहला करवा चौथ है और मुझे इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है। मगर रूपा भाभी को तो सब पता होगा ना। हाँ नताशा, हम कल गांव चलेंगे। नताशा अपनी करवा चौथ की पूरी शॉपिंग शहर से कर लेती है और अगले दिन दोनों अपनी गाड़ी से गांव आ जाते हैं। अपनी शहरी देवरानी को गांव में देखकर रूपा बड़ी खुश होती है। देवर जी, देवरानी जी आप? हाँ जेठानी जी, मैंने सोचा क्यों ना गांव में आकर आपके साथ करवा चौथ मनाऊं। उफ, ये सूटकेस कितना भारी हो गया है। लाओ नताशा, मैं ले लेती हूँ। जरा संभल कर जेठानी जी, इसमें मेरे करवा चौथ का सारा सामान है, कुछ भी टूटे ना, क्योंकि 1-2 रुपए का सामान नहीं है, सब कुछ बहुत महंगा है। घर के अंदर आकर नताशा अपना सूटकेस खोलकर रूपा को सारा सामान दिखाती है। ये देखिए जेठानी जी, स्पेशली करवा चौथ के लिए मैंने ये महंगी और इसके साथ की मैचिंग की ज्वेलरी, सैंडल, सब कुछ। आपने भी तो करवा चौथ की शॉपिंग कर ली होगी, मुझे भी तो दिखाइए। नताशा, बस आज शाम को ही मैं बाजार जाकर सामान ले आऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलना। इसी बहाने तुम गांव की बाजार भी देख लोगी। पर पहले तुम ये कपड़े बदल लो, तुम इस गांव की बहू हो, मेरी साड़ी पहन लो। जेठानी जी, आपकी सभी साड़ियाँ तो फटी पुरानी है, मैं नहीं पहन सकती। फिर दोनों गांव के बाजार आती है। तभी नताशा कहती है, ओ गॉड, ये कितना छोटा सा बाजार है, ये तो एक नजर देखने में ही खत्म हो जा रहा है। तभी जमीन पर बैठा साड़ी बेच रहा एक व्यक्ति आवाज लगाता है,
साड़ी साड़ी साड़ी, सेल वाली साड़ी, सिर्फ 200 रुपए में कोई भी साड़ी, करवा चौथ का बम्पर ऑफर, 200 रुपए में साड़ी। सुनो भैया, ये वाली साड़ी दे दो। रूपा को इतनी सस्ती साड़ी खरीदता देखकर नताशा कहती है, ये सही मौका है इस गांव की गवार की बेइज्जती मारने का। अरे जेठानी जी, करवा चौथ पर इतनी सस्ती साड़ी पहनोगी आप? मैंने 50,000 रुपए की साड़ी ली है, तो कम से कम आप 1,000 रुपए की साड़ी भी तो खरीदिए। इतने पैसे मेरे पास नहीं है नताशा, और मैं इसी में खुश हूँ। इसके बाद रूपा ठेले से 1 दर्जन कच्ची चूड़ियां और श्रृंगार का थोड़ा बहुत सामान खरीद कर घर आ जाती है। अगले दिन। ठीक है मोना, जल्दी से आ जाओ। किसका फोन था नताशा? मैंने करवा चौथ के लिए मेहंदी वाली को बुक किया है ना, उसी का फोन था। वो बस आ रही है, बहुत ही बढ़िया मेहंदी लगाती है। आपकी मेहंदी वाली कब आएगी? मुझे मेहंदी वाली की जरूरत नहीं है नताशा। ये देखो, मैंने आंगन में इतने सारे मेहंदी के पौधे लगा रखे हैं। हर साल करवा चौथ पर यही पत्तों की पीसी हुई मेहंदी लगाती हूँ। इसका रंग भी एकदम गाढ़ा चढ़ता है और मेहंदी भी खूब खिलती है। जेठानी जी, मैं जानती हूँ इस गरीबी में आपके पास मेहंदी लगाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए आप ये पत्तों की मेहंदी से काम चलाती है। आप मेरी मेहंदी वाली से ही मेहंदी लगवा लेना, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। नहीं देवरानी जी, करवा चौथ पर मैं पत्तों की मेहंदी पीस कर लगाती हूँ और मैं इसी में खुश हूँ। अगले दिन नताशा की मेहंदी वाली घर आती है। सुनो मोना, मेरे दोनों हाथों पैरों पर भरी मेहंदी लगाना और मुझे मेहंदी ब्लाउज डिजाइन भी बना देना। मेरी मेहंदी करवा चौथ पर सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। ओके डार्लिंग। नताशा हाथ पैरों पर डिजाइनिंग मेहंदी लगवाती है। वहीं रूपा अपने हाथों से सिलबट्टे पर मेहंदी के पत्ते पीसकर खुद की मेहंदी लगाती है। करवा चौथ पर दोनों भूखी प्यासी रहकर व्रत रखती है। वहीं रूपा पूरे घर की साफ सफाई करके गोबर मिट्टी से आंगन लीपती है और दोपहर हो जाती है। जेठानी जी, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है, पानी पी लूं? देवरानी जी, चांद देखने तक तुम पानी की एक बूंद भी नहीं पी सकती, वरना व्रत टूट जाएगा। भाड़ में गए करवा चौथ, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, किसे पता चलेगा। फिर शाम को दोनों अपने पतियों के नाम से 16 श्रृंगार करके तैयार होती हैं और पूजा की थाली सजाती हैं। चलो देवरानी जी, करवा चौथ की कथा सुनकर पूजा कर लेते हैं। जेठानी जी, ये कैसी सस्ती सी थाली है, मुझे देखिए। मैंने करवा चौथ के लिए स्पेशली चांदी की भारी थाली खरीदी है, अच्छी है ना? हाँ नताशा, बहुत अच्छी है। इतने में औरतें भी कथा सुनने आ जाती हैं। अरे वाह रूपा, तुम्हारी शहरी देवरानी ने तो बड़ी बढ़िया मेहंदी लगवाई है। ललिता जी, ऐसी मेहंदी लगवाने के लिए पैसे लगते हैं। शहर की सबसे महंगी मेहंदी वाली से मेहंदी लगवाई है मैंने। और एक मेरी गवार जेठानी जी है, इन्होंने अच्छे खासे हाथ पर गवारों की तरह मुट्ठी छाप ली है। देवरानी जी, भले मैंने पत्ते की मेहंदी लगाई है, मगर मेरे मेहंदी का रंग इस बात का सबूत है कि मेरे मोहन जी मुझसे कितना प्यार करते हैं। चलो कथा सुनते हैं। बेचारी रूपा अपने मन को मारकर भराए मन से करवा चौथ की कथा सुनती है। वहीं नताशा कथा के बीच में भी बस अपनी मेहंदी ही देखती रहती है। जिसके बाद नताशा रूपा को सुहागी देती है। जेठानी जी, वैसे तो सुहागी किसी गरीब को देते हैं, मगर मेरी सुहागी आप रख लीजिए। इसमें महंगे मेकअप है जो आपने देखा भी नहीं होगा। अपनी सुहागी मुझे देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया देवरानी जी। ये लो, मेरी सुहागी तुम्हारे लिए। जेठानी जी, मैं ये सुहागी लेकर करूंगी क्या? क्योंकि मैं तो ये 2 कौड़ी का सस्ता सा सामान इस्तेमाल नहीं करती। नताशा के मना करने पर रूपा रोते हुए उदास मन से अपनी सुहागी चौथ माता को चढ़ा देती है। तभी चौथ माता प्रकट होती है। रूपा, तुमने अटूट श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत किया है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मगर नताशा, तुमने दी हुई सुहागी ठुकराकर मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुमसे ये अमीरी छीनती हूँ जिसका तुम्हें घमंड है। चौथ माता रूपा के करवा चौथ के व्रत में सोने के सिक्कों से भरा कलश दे देती है। जिसके बाद रूपा अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोलती है। वहीं नताशा के घमंड के चलते उसे गरीबी भोगनी पड़ती है। जिसके बाद अगले साल वो पूरी मान्यता और विधि व्रत से करवा चौथ का व्रत रखती है और उसके हालात भी ठीक हो जाते हैं।
गरीब संगीता सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सी रही होती है। तभी उसकी तीनों ननद राधा, गौरी और नीलम वहां आती हैं। संगीता भाभी, हम तीनों कॉलेज जा रही हैं। राधा, ये लो कुछ पैसे रख लो। अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी क्या जरूरत है। तभी संगीता की नजर तीनों ननद के पहने सूट पर जाती है जो कि पुराने हो चुके होते हैं, और वह उदास मन से कहती है, मैं जानती हूं, मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, मगर माँ जी की जगह तो नहीं ले सकती। ये पैसे रख लो। शुक्रिया भाभी, अब हम चलते हैं। ननद के जाने के बाद संगीता फिर से कपड़े सीने बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, दिन रात इतनी मेहनत से कपड़े सिलने के बाद भी मुझ गरीब दर्जी भाभी की तीनों ननद ने फटा पुराना सूट पहना था। मैं एक अच्छी भाभी नहीं बन पाई। तभी संगीता देखती है कि सिले हुए कपड़े खराब हो गए हैं। हे भगवान, ये क्या, ये ब्लाउज तो खराब हो गया। कामिनी जी ने कितने भरोसे के साथ मुझे ये ब्लाउज सिलने को दिया था, अब तो ये ठीक भी नहीं हो सकता। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। ये सोचकर संगीता उदास हो जाती है। तभी अनुपमा एक महंगे से लहंगे को सिलने का कपड़ा लेकर आती है। अरे संगीता, अंदर हो क्या? जी हाँ अनुपमा जी, आइए ना। ये लो, ये मेरी बेटी का शादी का लहंगा है, इसे सी देना। 2 दिन में मेरी बेटी सिया की शादी है। अरे वाह अनुपमा जी, इस लहंगे का कपड़ा तो बहुत महंगा लगता है। हाँ, वो मखमल का कपड़ा है ना, और फिर शादियां कोई बार बार थोड़ी होती हैं। वैसे संगीता, तुम्हारी 3 नंद भी तो शादी के लायक हो गई, तुम कब करोगी उनकी शादियां? अनुपमा के इस बात पर संगीता उदास होकर कहती है, मैं और मोहन जी मेरी ननद के लिए रिश्ता तो ढूंढ ही रहे हैं, मगर आज के इस महंगाई के जमाने में बिना दहेज दिए अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं अनुपमा जी। और फिर मैं गरीब दर्जी, दिन रात की मेहनत से कपड़े सीकर जो भी कमाती हूँ उससे घर का खर्चा ही चल पाता है। मैं तुम्हारी परेशानियां समझती हूँ संगीता, मगर तुम्हारी तीनों नंद देखने में सुंदर हैं, बिना दहेज के भी रिश्ता तो लग जाएगा। कहो तो मैं ढूंढूं? जी जरूर अनुपमा जी, आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा। थोड़े ही दिनों में अनुपमा के बताए गए पते पर सुमित्रा अपने 3 बेटों आनंद, प्रेम और विवेक का रिश्ता लेकर आने वाली होती है। संगीता, ये लो, मुश्किल से आज एक गोदाम में राशन की बोरी ढोने का काम मिल गया था। 50 रुपए कमा पाया। मोहन जी, इतनी महंगाई में 50 रुपए से क्या होगा? क्या करूं संगीता, कोई पक्का काम मिलता ही नहीं। मेरी तरह जाने कितने गरीब बेचारे काम के लिए भूखे बैठे हैं। सुनिए, अनुपमा जी ने एक रिश्ता बताया है। वो कल राधा, गौरी और नीलम को देखने आ रहे हैं। गरीबी के चलते बेचारी गरीब भाभी रात भर जागकर कपड़ों के कतरन जोड़ जोड़ कर अपनी तीनों ननद के लिए एक एक सूट सिलकर देती है। तीनों बहनें सुमित्रा के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और उन्हें चाय नाश्ता परोसती हैं। माँ जी, चाय। संगीता, मुझे तो तुम्हारी तीनों नंद बहुत पसंद है। ये रिश्ता तो पक्का समझो। अनुपमा जी ने मुझे तुम्हारे घर की गरीबी भरी हालतों के बारे में बताया था, इसलिए मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। बस हमारे बारातियों का अच्छे से स्वागत कर देना और एक जोड़े में अपनी ननद को विदा कर देना। ये सुनकर गरीब भाभी भराई आंखों से हाथ जोड़कर कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। संगीता के हाथों कपड़ों के खराब होने के चलते अब कोई भी उससे कपड़े नहीं सिलवाता। वहीं मोहन को भी कोई भी मजदूरी का काम नहीं मिलता। ऐसे में देखते ही देखते शादी का दिन भी पास आ जाता है। संगीता मन हल्का करने के लिए एक फूलों के बाग में आती है, जहां वह अक्सर आया करती थी। हम गरीबों को अपनी जिंदगी में कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। काश कि गरीबों की जिंदगी इन फूलों की तरह ही खुशियों के रंगों से भरी होती। 2 दिन में मेरी तीनों ननद की शादी है और मुझ गरीब दर्जी भाभी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसे में मैं सुमित्रा जी को दिया हुआ वादा कैसे निभा पाऊंगी? तभी अचानक संगीता की नजर बगीचे के बीच रखे एक लाल पोटली पर जाती है। जैसे ही संगीता पोटली को खोलती है, उसमें नोटों की गड्डियां भरी होती हैं। इतने सारे पैसे भला यहां पर कौन छोड़ गया है? उस इंसान ने ये पैसे कितने मेहनत से कमाए होंगे। मुझे यही इंतजार करना चाहिए। संगीता पोटली लेकर वहीं बैठी रहती है कि तभी उसकी आंख लग जाती है और वह सपना देखती है, जहां एक देवी उसे दर्शन देती हैं। बेटी, ये धन मेरी तरफ से तुम तोहफा समझो, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस जंगल के बगीचे में ये जान है और ये रंग बिरंगे फूल खिले हैं।
इसलिए ये पैसे तुम्हारे हैं। इसी के साथ संगीता की आंख खुल जाती है और वह पैसे लेकर घर आ जाती है। भाभी कहाँ चली गई थी आप? सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। अरे मेरी प्यारी ननद, ब्याह के घर में ऐसी भाग दौड़ी तो लगी रहती है। 2 दिन बाद तुम तीनों अपनी इस गरीब दर्जी भाभी के घर से डोली में बैठकर विदा हो जाओगी। फिर कौन खाना लेकर मेरे पीछे पीछे आएगा? अपनी गरीब दर्जी भाभी की बात सुनकर उसकी तीनों ननद का दिल भर आता है। उन पैसों से संगीता बड़े ही अच्छे तरीके से शादी का टेंट लगवाती है। उसी दिन से हल्दी मेहंदी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। देखिए मोहन जी, मेरी तीनों नंद आज कितनी खुश लग रही हैं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी शादी इतने अच्छे से कर सकूंगी। शादी की टेंट से लेकर बैंड बाजे वाले से लेकर हलवाई भी बांध लिया है। तभी अचानक से संगीता कहती है, हे भगवान, इतनी जरूरी बात मैं कैसे भूल गई। मैं अपनी तीनों नंद के लिए शादी का जोड़ा तो खरीद ही नहीं पाई और अब तो पैसे भी बहुत थोड़े बचे हैं। बचे हुए थोड़े से पैसों को लेकर ही गरीब भाभी एक लहंगे के शोरूम में आती है, जहां उसे अपनी तीनों ननद के लिए 3 लहंगे पसंद आते हैं। ये लहंगे तो बड़े ही सुंदर हैं। इसे पहनकर मेरी तीनों नंद लाखों में एक लगेंगी। सुनिए भाई साहब, ये शादी के लहंगे कितने के हैं? एक लहंगा 30,000 का है, 3 लहंगे 90,000 के होंगे। 90,000? इतने पैसे तो मेरे पास अभी नहीं है। देखिए भाई साहब, कल मेरी तीनों नंद की शादी है और मुझे ये शादी का जोड़ा खरीदना है ताकि मैं उन्हें थोड़ी खुशी दे सकूं। बड़ी उम्मीद से मैं यहाँ आई हूँ। मैं एक दर्जी हूँ, ये लहंगे मुझे थोड़े सस्ते में दे दीजिए। बदले में मैं आपकी दुकान के लिए कपड़े सिल दूंगी। ये सुनकर खड़ूस घमंडी दुकानदार संगीता को धक्के मारकर वहां से बाहर निकालते हुए कहता है, ये फुटपाथ का चलता फिरता ठेला नहीं है, हाई फाई शोरूम है। इतना महंगा लहंगा खरीदने की तेरी औकात नहीं, भाग यहाँ से। इतनी जिल्लत झेलने के बाद संगीता रोते हुए एक बाजार में आ जाती है, जहां पर बैठकर कुछ गरीब व्यापारी कपड़ों के टुकड़े बेच रहे होते हैं। 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर। लहंगे का मखमली कपड़ा, गोटा मोती, 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर। मैं तो खुद एक दर्जी हूँ, अपनी तीनों नंदों की शादी का जोड़ा खुद ही सिल सकती हूँ। शुक्रिया भगवान, मुझ गरीब दर्जी भाभी को ये रास्ता दिखाने के लिए। लहंगा बनाने का सामान लेकर गरीब भाभी घर आ जाती है और रात भर जाग कर अपनी तीनों नंद के लिए आंखें गड़ाकर शादी का जोड़ा तैयार करती है, जिस वजह से उसका हाथ कई जगह जख्मी भी हो जाता है। शादी की सुबह संगीता तीनों नंद को लहंगा देते हुए कहती है, राधा, नीलम, गौरी, ये लो तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी की तरफ से तुम तीनों की शादी का जोड़ा। अरे वाह संगीता भाभी, ये शादी का जोड़ा तो बड़ा ही सुंदर है। हाँ भाभी, ये लहंगा तो बड़ा ही महंगा लगता है। भाभी, आपने पहले ही हमारी शादी में इतना खर्चा किया है। गौरी, ये लहंगा मैंने खरीदा नहीं, बल्कि तुम तीनों की शादी का ये जोड़ा मैंने अपने हाथों से सिला है। चलो अब जल्दी से ये शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ, बारात आती ही होगी। आखिर में वो गरीब दर्जी भाभी अपने हाथों से सिले हुए शादी के जोड़े में अपने तीनों नंद को मंडप में लाकर बिठा देती है, जहां उनकी शादियां सुमित्रा के तीनों बेटों से हो जाती हैं। विदाई के वक्त संगीता की तीनों ननद उसके गले लगकर बहुत रोती हैं। भाभी शुक्रिया, आपने हम तीनों का माँ से भी ज्यादा ख्याल रखा और आज हमारी शादियां भी की। अपना और भैया का ख्याल रखना भाभी। तुम भी अपना ख्याल रखना। भगवान तुम तीनों को हर खुशी दे। जाओ मेरी प्यारी ननद। संगीता ने अपनी तीनों ननद के लिए सिले सुंदर शादी के जोड़े के बाद से उसे बहुत सारे लहंगे सिलने के ऑर्डर आने लगते हैं, जिसके बाद बहुत जल्द संगीता अपने हाथों के हुनर और मेहनत से अपनी गरीबी भरी जिंदगी को भी ठीक कर लेती है।